नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस पांचवें वीडियो में जो कि डेडिकेटेड है ट्रेनिंग ऑफिसर, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की पोस्ट की एग्ज़ाम के लिए। और ये ओवरऑल कंप्यूटर लिटरेसी के लिए भी ये लेसन्स बहुत बहुत ही यूज़फुल हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी वर्ड आपके लिए नया नहीं है। मेमोरी वर्ड का आप बहुत बहुत व्यापक प्रयोग कर रहे हैं अपने लाइफ में। एक मेमोरी वर्ड का मीनिंग याददाश्त भी होता है। हमारे दिमाग में भी एक मेमोरी है जिसके कारण हम चीज़ों को याद रख पाते हैं। वैसे ही कंप्यूटर को भी चीज़ों को याद मतलब डेटा को याद रखने के लिए मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। बिना मेमोरी के वो चीज़ों को याद नहीं रख सकता। और आपको पता है कि कंप्यूटर एक मशीन है, एक हार्डवेयर है। तो जिस डेटा को ये प्रोसेस कर रहा है इसको कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ह्यूमन नहीं है कि इसको याद है और ये अपने मन से निकाल लेगा। नहीं, इसको कहीं ना कहीं डेटा रखना पड़ता है। तो बहुत सारे हर चीज़ के लिए कंप्यूटर जो कुछ भी कर रहा है उसके लिए इसको मेमोरी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो मेमोरी, जो कंप्यूटर मेमोरी है उसको एक्चुअली में दो कैटेगरी में बांटा गया। हम पहले कैटेगराइजेशन देख लेते हैं, फिर हम इन सब को पढ़ेंगे और समझेंगे एक एक करके। पहला प्राइमरी मेमोरी, जिसको आप पहले भी पढ़ चुके हैं, प्राइमरी मेमोरी। दूसरा सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। इन दोनों की चर्चा हमने की थी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स में। अगर आपको याद हो और नहीं याद है तो एक बार फिर से वो वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, दो तरीके की मेमोरीज कंप्यूटर में होती है। यही प्राइमरी मेमोरी मेमोरी यूनिट कहलाता है कंप्यूटर का, और यही सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज यूनिट कहलाता है कंप्यूटर का। ठीक है, हम उस समय भी हमने चर्चा की थी, लेकिन अभी भी फिर से एक छोटी सी चर्चा इस पर कर लेते हैं कि प्राइमरी मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि कंप्यूटर का सीपीयू यानी कि ब्रेन, कंप्यूटर का ब्रेन डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है प्राइमरी मेमोरी को, इसलिए इसका नाम है प्राइमरी मेमोरी। कंप्यूटर के सीपीयू के लिए ये प्राइमरी है, पहला है, प्रायोरिटी है। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होता है जहां तक सीपीयू की पहुंच नहीं होती। सीपीयू तक इसकी पहुंच नहीं होती, इस यहां तक सेकेंडरी मेमोरी तक पहुंच होती है किसकी? ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो सीपीयू को अगर सेकेंडरी मेमोरी से कोई डेटा चाहिए तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी से डेटा लाकर सीपीयू तक पहुंचाता है। सीपीयू डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन हाँ, सीपीयू प्राइमरी मेमोरी तक पहुंच सकता है, इसलिए इसका नाम है प्राइमरी और इसका नाम है सेकेंडरी। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब प्राइमरी मेमोरी भी दो तरीके का होता है। एक होता है रैम, इसकी भी चर्चा हमने पहले की हुई है। दूसरा होता है रोम। ठीक है, हम इसको डिटेल में देखेंगे थोड़ी देर बाद। और सेकेंडरी मेमोरी भी बहुत तरीके के हैं, जैसे एच डी डी, ठीक, एस एस डी, इसकी भी चर्चा हमने पहले की हुई है। फ्लैश ड्राइव, ठीक है, सी डी, ठीक है, और भी हैं जैसे फ्लॉपी ड्राइव, फ्लॉपी, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फ्लॉपी, फ्लॉपी ड्राइव। ये सब सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स हैं। ठीक है, हम प्राइमरी मेमोरी को थोड़ा गौर से देखते हैं। देखिए, प्राइमरी मेमोरी दो तरीके का होता है, एक होता है रैम, एक होता है रोम। रैम के बारे में आप जानते हैं, इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब देखो, आप इसके नाम से ही सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब है कि आप इस पूरे मेमोरी में जहाँ भी डेटा है आप रीड या राइट कहीं से भी करिए, टाइम उतना ही लगेगा। ठीक है, रोम का जो फुल फॉर्म है वो रीड ओनली मेमोरी, वो ये कहता है कि आप इसमें से केवल रीड कर पाएंगे, डेटा राइट नहीं कर पाएंगे। रैम में क्या है, रीड और राइट दोनों होता है, रोम से रीड ही होता है। लेकिन फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जब रोम से हम केवल रीड कर पाएंगे तो उसमें डेटा आएगा कहाँ से? अगर हम राइट ही नहीं कर पाएंगे तो आएगा कहाँ से? तो रोम में क्या होता है, जब रोम बन रहा होता है, रोम जो डिवाइस है, जो रोम मेमोरी है, वो जब बन रही होती है, मैन्युफैक्चरर जब बनाता है, उसी समय उसमें कुछ डेटा स्टोर कर देता है। अब एक बार वो रोम बन गया, अब आप उसमें से केवल रीड कर सकते हैं, केवल रीड, केवल रीड, केवल रीड। ठीक है, इसलिए इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी। लेकिन रोम के टेक्नोलॉजी में बहुत बदलाव हुए और रोम में भी अब चेंजेस किए जा सकते हैं। तो रोम के भी बहुत टाइप्स हैं, हम उसको अभी देखेंगे। ठीक है, और रैम और रोम में एक और फर्क है। रैम है वोलाटाइल मेमोरी, ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं। वोलाटाइल मेमोरी क्या होता है? ऐसा मेमोरी जिसमें कि
पावर, पावर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी जब तक दिया जाए तभी तक उसमें डेटा स्टोर रहे, इलेक्ट्रिसिटी के जाते ही डेटा गायब हो जाए, लॉस्ट हो जाए, ऐसे मेमोरी को वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। तो रैम में से पावर कट होते ही, पावर जाते ही उसका पूरा डेटा क्लीन हो जाता है, लेकिन रोम में जो है पावर जाने के बाद भी डेटा स्टोर रहता है, इसलिए ये है नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है, ये सब बातें आप बिल्कुल दिमाग में रखना, इससे क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। नॉन वोलाटाइल मेमोरी, रोम कैसा है? नॉन वोलाटाइल, या हम एक बात और कह सकते हैं कि ये एक टाइप का परमानेंट मेमोरी है। ठीक है, तो यहां पर एक और क्वेश्चन आती है कि जब ये परमानेंट मेमोरी है तो इसको प्राइमरी में क्यों रखा है? प्राइमरी में इसलिए रखा है क्योंकि यहां तक सीपीयू की डायरेक्ट पहुंच होती है। बात समझ में आ गई? अब चलिए एक नई चीज आपको बताता हूं। मान लीजिए कि ये आपका सीपीयू है और सीपीयू से कनेक्टेड है ओएस, और मतलब ओएस तो सबसे कनेक्टेड होगा, और ये है आपका रैम। ठीक है, हमने अभी तक क्या पढ़ा कि सीपीयू क्या करता है? सीपीयू इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है। इनपुट लेने के लिए उसको कहीं ना कहीं से डेटा चाहिए, तो अपने डेटा को कहाँ स्टोर रखता है? वो रैम, रैम से डेटा को ले लेता है। हम यहाँ तक जानते हैं। मान लो अब एक चीज़ समझो, आप कंप्यूटर जब चल रहा है, आपने कोई गाना प्ले करने को दिया, तो वो सॉन्ग का और प्लेयर का जो कोड है, वो जो डेटा है वो रैम में आ गया, सीपीयू चलाने लगा। यहाँ तक बात समझ में आती है। लेकिन आप समझिए कि आपका कंप्यूटर ऑफ है और आपने पावर का बटन दबाया, तब तो रैम एकदम क्लीन था। बात को समझना आप, रैम एकदम क्लीन था। क्यों? क्योंकि रैम, जब लैपटॉप ऑफ था तो रैम में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, और हम जानते हैं रैम वोलाटाइल मेमोरी है, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी तो रैम एकदम क्लीन हो जाएगा, उसका डेटा लॉस्ट हो जाता है। तो जैसे ही आपने पावर बटन ऑन किया तो रैम क्लीन था, अब सीपीयू को डेटा कहां से मिल रहा है? समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो उस समय सीपीयू के लिए रैम के पास कोई डेटा नहीं होता, तो सीपीयू क्या करता है उस समय? एक खास तरीके का मेमोरी जिसे कहते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी, वो उसी मदरबोर्ड पर सीपीयू के पास ही एक चिप में बना रहता है। तो सीपीयू जाता है रोम के पास और यहां से डेटा उठाकर लाता है। यहां पर कुछ खास डेटा स्टोर्ड है, यहां से वो डेटा को रीड करता है और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के लाइंस को वो एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होता है और फिर वो रैम और इन सब से कंट्रोल करके और पूरे आपके सामने डेस्कटॉप निकल के आ जाता है। इसका मतलब है कि सीपीयू को कंप्यूटर ऑन होते समय इनिशियल जो इंस्ट्रक्शन चाहिए वो रोम में स्टोर होता है। तो आप देख सकते हैं कि सीपीयू की डायरेक्ट पहुंच रोम तक है ना? इस कारण रोम भी प्राइमरी मेमोरी कहलाता है। बात समझ गए आप? आई होप कि आप क्लियर हो गया होगा कि रोम प्राइमरी मेमोरी क्यों है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब ये जो रोम में कुछ लाइंस स्टोर्ड हैं जो कि सीपीयू रीड करता है और फिर रन करके कंप्यूटर को ऑन करता है, ये जो प्रोसेस है कि रोम से इन दो चार लाइंस को या दो चार कोड्स को लेकर आकर एग्जीक्यूट कराना, इसे कहते हैं बूटिंग। इसे क्या कहते हैं? बूटिंग। मतलब कंप्यूटर के स्टार्ट होने को टेक्निकली बूटिंग कहा जाता है, और यही वो प्रोसेस है जिसे बूटिंग कहते हैं। मतलब जब कंप्यूटर या सीपीयू बूट होता है तो वो रोम से उस खास इंस्ट्रक्शन को लेकर आता है जहां से कंप्यूटर स्टार्ट हो सके या ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन हो सके। समझ में आ गई बात आपको? अब बात आती है कि क्या ये रोम हमेशा एक फिक्स रहता है? ऐसा नहीं है। जब हम कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हैं तो कुछ डेटा उसी समय इनिशियल इंस्ट्रक्शंस यहां पर लिखा जाता है ना? आप देख रहे होंगे, देखते होंगे, कभी ना कभी ऐसा अनुभव आपको हुआ होगा कि कोई कंप्यूटर चल रहा है और पावर अचानक से चली गई, तो फिर अगली बार ऑन होने के साथ होते समय वो ऑन नहीं हो पाता है ना? तो इस केस में होता क्या है कि किसी खास वजह से, या वो अचानक से लाइट जाने के कारण, या कोई भी रीजन हो सकता है, इस रोम से इंस्ट्रक्शंस मिट जाते हैं या फिर करप्ट हो जाते हैं, या फिर इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती है। मीन्स जो डेटा था वो ना रह करके कुछ और हो जाता है। इस कारण सीपीयू उस इंस्ट्रक्शन को समझ नहीं पाता, या तो इंस्ट्रक्शन उसको रोम में मिल नहीं पाता और कंप्यूटर बूट ही नहीं हो पाता, बस ब्लैक स्क्रीन सामने रह जाती है। कंप्यूटर को पता ही नहीं है क्या करना है, क्योंकि उसके इनिशियल इंस्ट्रक्शन पता ही नहीं है, मिल ही नहीं पाते। इस कारण फिर जब कंप्यूटर को फॉर्मेट किया जाता है, तब इस रोम में जो फॉर्मेटिंग प्रोसेस है उसमें इस रोम में इनिशियल इंस्ट्रक्शन फिर से लिख दिया जाता है, और फिर उसके बाद रोम में कभी डेटा राइट नहीं होता जब तक अगला फॉर्मेट ना हो। फिर सीपीयू केवल इससे रीड करता रहता है और हर बार कंप्यूटर ऑन होता रहता है। तो जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो इस रोम से डेटा रीड करता है कौन? सीपीयू, और इस प्रोसेस को कहते हैं बूटिंग, है ना? बूटिंग मतलब कंप्यूटर का स्टार्ट होना। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। अब यहीं पर एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि
देखिए ये रैम है मान लीजिए और ये सीपीयू है। हमें मालूम है कि सीपीयू को कुछ प्रोसेसिंग करनी है तो रैम से उसको डेटा चाहिए, है ना। तो रैम तक तो हम जानते हैं, सीपीयू तक की भी जानते हैं, और हम रोम को भी जान चुके हैं अब, है ना। रोम इधर है, रोम का रैम से कोई लेना देना नहीं, ये एक अलग टाइप का काम कर रहा है, ठीक है। अब लेकिन रैम और सीपीयू के बीच भी एक छोटी मेमोरी, छोटे साइज की मेमोरी लगी रहती है जिसे हम कहते हैं कैश मेमोरी। ध्यान से इसका नाम याद कर लेना, इससे क्वेश्चन आता है। कैश मेमोरी ये कहाँ लगा रहता है? रैम और सीपीयू के बीच में। ये क्या करता है? ये जो कैश मेमोरी होता है ये साइज में छोटा होता है, किससे? रैम से। और ये स्पीड में फास्टर होता है, किससे? रैम से। रैम से फास्टर लेकिन साइज में छोटा। इसका काम क्या है? जैसे सीपीयू को कोई डेटा चाहिए, शुरू में सीपीयू, और ये भी वोलाटाइल मेमोरी होता है, किसके तरह? रैम की तरह। ये भी वोलाटाइल, ये भी वोलाटाइल, ठीक है, दोनों वोलाटाइल मेमोरी होते हैं। तो होता क्या है, जब कंप्यूटर ऑन होता है तो रैम और कैश दोनों क्लीन होते हैं। सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम से कह के कुछ प्रोग्राम लेकर आता है एग्जीक्यूट कराने के लिए, यहाँ पर कुछ प्रोग्राम का डेटा आ गया, अब सीपीयू ने ये डेटा यहाँ से रीड कर लिया, रैम से रीड कर लिया। अब मान लो कि अगली बार फिर से वही डेटा सीपीयू को चाहिए, तो फिर ये जहां जाएगा रैम के पास, फिर ये डेटा लेकर आएगा, है ना। तो सीपीयू से रैम तक जाने आने में, यानी कि डेटा के ट्रांसमिट करने में कुछ तो टाइम लग रहा है, मान लो 1 सेकेंड लग रहा है, सपोज 1 सेकेंड लग रहा है। अब सीपीयू को मान लो ये डेटा 10 बार चाहिए तो 10 सेकेंड लगेगा ना, इसलिए 10 सेकेंड लगेगा, है ना, 10 सेकेंड लगेगा ऑफ कोर्स। बट अगर मान लो हम सीपीयू रैम के बीच में एक छोटी मेमोरी और रखें जो कि फास्टर है रैम से, मान लो इसमें इसको 0.2 सेकेंड लगता है, किससे? कैश से डेटा को एक्सचेंज करने में, सीपीयू को कैश से एक्सचेंज करने में 0.2 सेकेंड। देखो कितना कम लग रहा है। तो क्या करता है सीपीयू कि जब रैम से एक डेटा लाता है तो पहले इसको कैश में भी रख देता है, मतलब उसी डेटा को इसने कैश में भी रख दिया। अब सीपीयू उसको एक्सेस भी कर लिया। अगली बार सीपीयू को वही डेटा चाहिए तो रैम के पास ना जाकर के पहले कहां जाएगा? कैश के पास। और कैश के पास अगर वो डेटा मिल गया, चूंकि अभी अभी उसने यहां रखा है, मिल गया तो ये यहीं से ले लेगा। तो इसका काम कितने सेकंड में हो गया? 0.2 सेकंड में। तो 0.8 सेकंड की बचत हो गई सीपीयू की। समझ रहे हो आप बात? इसलिए कैश मेमोरी क्या करता है, जो बार बार मतलब रिसेंटली डेटा यूज्ड है उसको स्टोर करके रखता है और बहुत कम समय में सीपीयू तक पहुंचा देता है। ये काम है कैश मेमोरी का। तो ध्यान रखिएगा, कैश मेमोरी रैम और सीपीयू के बीच लगता है। वो सीपीयू से रैम के डेटा एक्सेस का जो टाइम है उसको कम करवाता है, और ये रैम से फास्ट होता है, रैम से छोटे साइज का होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रैम के टेक्नोलॉजी की, रैम के टाइप्स की। रैम दो तरीके के होते हैं मेनली, एस रैम जिसको कहते हैं स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैम, और दूसरा होता है डी रैम जिसे कहते हैं डायनेमिक रैम। देखिए इन दोनों में क्या फर्क है, डायनेमिक रैम और एस रैम। एस रैम और डी रैम में फर्क ये है कि एस रैम की बनावट कॉम्प्लेक्स होती है, मतलब इसमें ज़्यादा हार्डवेयर लगते हैं। डी रैम की बनावट थोड़ी आसान होती है और ये कम कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, ठीक है, कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, और इसमें डेंसिटी ज़्यादा होती है। डेंसिटी का मतलब कि छोटे से चिप पर, डी रैम के छोटे से चिप पर बहुत बड़ी बड़ी मेमोरीज, बहुत बड़ी मेमोरी मतलब जीबी में मेमोरीज को क्रिएट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। लेकिन एस रैम में बहुत कम साइज की मेमोरी बन पाती है क्योंकि इसकी डेंसिटी, मेमोरी डेंसिटी बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें हार्डवेयर ज़्यादा चाहिए। एक लोकेशन को, एक मेमोरी लोकेशन को बनाने के लिए हार्डवेयर की मात्रा ज़्यादा चाहिए। लेकिन इन दोनों में एक बड़ी बात, अभी तक आप देख रहे थे कि डी रैम ही आगे जा रहा है, मतलब डी रैम ही बेटर है, बट एस रैम स्पीड में डी रैम से बहुत ज़्यादा आगे है। एस रैम डी रैम से स्पीड में बहुत ज़्यादा आगे है। एस रैम इससे लगभग 2 से 4 गुना स्पीड से चलता है एस रैम, ठीक है। उसके अलावा ये डी रैम से कम पावर एनर्जी का यूज़ करता है, कम पावर कंज्यूम करता है। क्यों? क्योंकि डी रैम जो डायनेमिक रैम है इसमें यूज़ होता है एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर। और कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसको बार बार रिचार्ज होने की ज़रूरत पड़ती है। तो बार बार डी रैम जो है वो अपने आप को रिफ्रेश करता है, इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। लेकिन एस रैम एक बार उसको बस पावर देते रहिए, उसको रिफ्रेश होने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसका जो हार्डवेयर है उसमें कैपेसिटर का प्रयोग नहीं किया जाता, वो स्टैटिक रहता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो यहां से समझिए कि डी रैम से हम रैम का डी रैम से डायनेमिक रैम से हम का यूज हम रैम बनाने के लिए करते हैं, और स्टैटिक यानी कि एस रैम का यूज हम कैश मेमोरी बनाने में करते हैं। समझ में आ गई बात? अब आपको अभी मार्केट में डी रैम के बहुत सारे वेरिएंट मिलेंगे, जैसे DDR, ठीक है, उसके बाद DDR2, DDR3, ऐसा नाम आपने सुना होगा, DDR4, है ना। तो ये सब कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है, DDR के पहले आया था SDR।
एसडीआर का फुल फॉर्म है सिंगल डेटा रेट रैम। फिर उसके बाद डीडीआर आया, डुअल डेटा रेट रैम। जाहिर सी बात है, डुअल मतलब दो, तो इसमें सिंगल डेटा रेट था, अब इसमें दो चैनल बन गए एक ही साथ, तो डुअल डेटा रेट मिलने लगा, तो ऑफकोर्स इससे फास्टर हो जाएगा रैम में। उसके बाद डीडीआर के बाद डीडीआर टू आया, वो इससे भी ज़्यादा फास्ट था। डीडीआर टू के बाद डीडीआर थ्री आया, वो इससे भी ज़्यादा फास्ट था। डीडीआर फिर फोर आया, वो उससे भी ज़्यादा फास्ट था। उसके बाद डीडीआर फाइव अभी मार्केट में आ चुका है ना। ये डीडीआर फोर से भी फाइव है, लेकिन इन सब में एक खासियत है कि ये सभी जो वर्जन्स है, डीडीआर, डीडीआर टू, डीडीआर थ्री, डीडीआर फोर, डीडीआर फाइव, ये एक दूसरे से कॉम्पैटिबल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही कंप्यूटर में डीडीआर टू भी लगा है, डीडीआर थ्री भी लगा, ऐसा नहीं लगा है, ऐसा नहीं हो सकता है ना। एक अगर आपने डीडीआर थ्री लगाया तो डीडीआर थ्री ही लगाना पड़ेगा। डीडीआर थ्री डीडीआर टू के साथ कॉम्पैटिबल नहीं होता, मतलब कोई भी डीडीआर अपने अगले या पिछले वाले के साथ कॉम्पैटिबल नहीं होता। सब अलग फ्रीक्वेंसी और सब अलग टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, ठीक है। तो एस डी आर, डी डी आर, डी डी आर टू, डी डी आर थ्री, डी डी आर फोर, डी डी आर फाइव, ये सब डी रैम के वेरिएंट्स हैं, डी रैम के टाइप्स हैं। बात समझ में आ गई आपको? चलिए अब हम बात करते हैं रोम की, रोम के टाइप्स की। रोम का जो पहला टाइप है वो रोम ही है। रोम का मैंने बताया ही आपको कि रोम जब बनता है तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो जैसे आपको रोम बनवाना है या कोई मेमोरी आपको अगर रोम टाइप की मेमोरी बनानी है तो आप मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे, आप बोलेंगे कि मुझे ये डेटा चाहिए, तो मैन्युफैक्चरर उस डेटा के साथ ही रोम को तैयार करेगा, ठीक है। तो एक बार वो बन गया, अब केवल आप उसको रीड कर सकते हैं, इसे कहते हैं रोम। लेकिन रोम के टेक्नोलॉजी में भी इम्प्रूवमेंट हुआ और फिर बना पी रोम। पी रोम क्या होता है? पी रोम में मैन्युफैक्चरर इसमें डेटा राइट करके नहीं देता, ये ब्लैंक आता है ना। और ब्लैंक आता है, आप इसमें एक बार केवल एक बार इसको प्रोग्राम कर सकते हैं, मतलब इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसा हमने सीडी राइट किया था, जैसा अभी कंप्यूटर्स में आते थे वो सीडी बर्नर, सीडी ड्राइव, उसमें आप सीडी, एक ब्लैंक सीडी डालकर और आप कुछ चीज़ उसमें डाल सकते थे ना, वो प्रोग्रामेबल रोम है। वो ब्लैंक आता है, आप उसमें डेटा राइट कर सकते थे, लेकिन एक ही बार राइट होता था, फिर आप उसमें खाली रीड ही कर सकते हैं बार बार, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर से आया ईपी रोम, उसका नेक्स्ट वर्जन भी आया ईपी रोम। यानी कि अब आप इस पी रोम को जिसको आप एक बार प्रोग्राम कर सकते थे, अब आप इरेज भी कर सकते हैं। इसको कहते थे इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, मतलब आप इसके डेटा को इरेज भी कर सकते हैं। मतलब बार बार एक आपने ब्लैंक लिया, उसमें डेटा राइट किया, फिर से उसको इरेज कर दिया, मतलब क्लीन कर दिया, फिर डेटा राइट कर दिया। तो ईपी रोम भी एक वेरिएंट है रोम का। समझ में आ गई बात आपको? एक्चुअली में ये डबल ई होता है, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल पी रोम, ठीक है। ऐसा भी आ सकता है, तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। ई रोम भी चलता है नाम, और डबल ई रोम भी चलता है, ठीक है। डबल ई रोम का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, क्योंकि शुरू में जो इरेजेबल पी रोम आया था उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज की जरूरत पड़ती थी उसको इरेज करने के लिए, लेकिन बाद में इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल पी रोम भी बनने लगे, जिसको आप इलेक्ट्रॉनिकली भी इरेज कर सकते थे, वही सीडी ड्राइव का यूज करके, ठीक है। बात इतनी समझ में आ गई आपको? क्लियर है कि रोम का जो मैं सबसे इजी आपको एग्जांपल दिखाऊं तो वह है सीडी। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। तो पिछले जो मैं क्वेश्चंस देख रहा था पिछले साल के, उसमें मैंने देखा कि डायरेक्ट सीडी और डीवीडी के साइजेस पूछे गए हैं, है ना। तो साइजेस की अभी हमने बात नहीं की है, जब हम जस्ट साइजेस की बात करने वाले हैं। तो साइजेस की जब हम बात करेंगे तो मैं सीडी की साइज की भी बात करूंगा, ठीक है। अभी मैंने साइज का जिक्र बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि मैंने साइज के बारे में कुछ नहीं बताया, इसलिए केवल मैं कैटेगरी की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी को। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं, ये परमानेंट मेमोरी होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, इसमें डेटा हम परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है एचडीडी, इसका फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव ये कैसा होता है? ये मैग्नेटिक प्लेट्स का बना होता है, इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट का स्टोर करके डेटा को स्टोर किया जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट का यूज करके डेटा को स्टोर किया जाता है, ठीक है, एचडीडी। उसके बाद और भी सेकेंडरी मेमोरी के हैं, आजकल मैंने ये पहले भी चर्चा पिछले वीडियोस में की है, एसएसडी, इसको कहते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये एचडीडी का नेक्स्ट वर्जन है, इसमें सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का यूज किया जाता है, और ये बहुत हल्का होता है, बहुत लाइट वेट होता है, और बहुत फास्ट भी होता है एचडीडी के मुकाबले, क्योंकि इसमें कोई रोटेटिंग एलिमेंट नहीं होता। और इसके अलावा ये बहुत रिलायबल भी होता है, कहीं थोड़ा सा धक्का लग जाए, गिर जाए तो भी इसमें जल्दी खराब होने के चांसेस कम होते हैं, जबकि एचडीडी में थोड़ा धक्का लगने पर भी
खराब होने के चांसेस थे। उसके बाद यूएसबी ड्राइव या हम कहें फ्लैश ड्राइव, यूएसबी ड्राइव जो आप पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं, यूएसबी ड्राइव भी उसको कहा जाता है, या पेन ड्राइव भी उसको कहा जाता है, या उसी को फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। ठीक है, फ्लैश ड्राइव। तो इस तीनों नाम एक ही के हैं, पेन ड्राइव के ही। तो ये वाले भी आप जानते हैं कि आप पेन ड्राइव में एक बार डेटा रख दें तो सालों साल रहता है, परमानेंट स्टोर रहता है। तो ये सारे ड्राइव भी सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। उसके अलावा बहुत पहले फ्लॉपी ड्राइव बनता था, फ्लॉपी ड्राइव होता था जिसमें डेटा कुछ केबी में स्टोर होते थे या कुछ एमबी में स्टोर होते थे, है ना, फ्लॉपी ड्राइव। अब ये आना बिल्कुल बंद हो गया। जब कंप्यूटर अपने इनिशियल स्टेज में था तब फ्लॉपी ड्राइव से ही डेटा को ट्रांसमिट किया जाता था एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर। ठीक है, तो मैंने इसलिए यहाँ पर नाम इसलिए लिखा क्योंकि अगर एग्जाम में आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, ये एक मेमोरी डिवाइस है फ्लॉपी ड्राइव। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं मेमोरी साइजेस की। ओके, देखो आप मेमोरी के साइज को हम समझें उससे पहले आपको याद होगा कि कंप्यूटर दो ही चीज़ों को समझ सकता है, या तो 0 या तो 1। इसलिए हम कहते हैं कि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, या तो 0 या तो 1। अब थोड़ा सा एज्यूम करो आप कि आपको एक जगह पे कोई डेटा स्टोर करना है। ठीक है, तो या तो एक जगह पे 0 स्टोर होगा, या तो 0 नहीं होकर के क्या होगा, 1 स्टोर होगा, राइट। या तो 0 या तो 1, यानी कि मेमोरी जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो एक्चुअली में इस तरीके के कुछ लोकेशंस होते हैं जहां पर या तो 0 स्टोर होता है या तो 1 स्टोर होता है। बात समझ में आ गए। और ये जो एक लोकेशन है जहां पर या तो एक 0 या तो एक 1 स्टोर किया जा सकता है, इस मेमोरी लोकेशन को कहते हैं बिट। क्या कहते हैं, बिट। तो हम कह सकते हैं कि 1 बिट या तो 0 या 1, ये 0 ये 1 बिट का डेटा है और ये 1 1 बिट का डेटा है। समझ में आया। तो आप ये समझ गए कि एक लोकेशन पे एक 0 या एक 1 स्टोर किया जा सकता है जिसे हम बिट कहते हैं। अब आप मान लो कि ऐसे हम 4 बिट को एक साथ जोड़ दें, 4 बिट। सपोज करो कि 4 लोकेशन एक एक बिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि इसमें 4 0 1 के कॉम्बिनेशंस को स्टोर किया जा सकता है। जैसे हम स्टोर कर लें 1 1 0 1, है ना, या 0 0 1 1, ऐसे कुछ भी कोई भी कॉम्बिनेशन 4 डिजिट का हम स्टोर कर सकते हैं जिसमें खाली 0 या 1 होगा। तो ये जो 4 बिट्स का जो ग्रुप होता है ना, इसे हम कहते हैं निबल, NIBBLE, निबल। ये ध्यान रखना आप, ये सब नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निबल। अब अगर इन 4 बिट्स के जगह हम क्या करें, अगर 8 बिट्स का ग्रुप बनाएं, 8 बिट्स का अगर हम ग्रुप बना लें तो उसे हम कहते हैं बाइट। देखो कैसे, अगर हम क्या करें 8 बिट्स का एक ग्रुप बनाएं। सपोज करो कि हमारे पास एक ग्रुप है जिसमें 8 बिट्स हैं। देखो 8 लोकेशन है ना, तो इस 8 लोकेशन को की एक कलेक्शन को, एक ग्रुप को हम कहते हैं बाइट, BYTE। और ये जो बाइट है ये हमेशा B कैपिटल से लिखा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाइट। तो अभी तक हमने देखा कि सबसे छोटा यानी कि एक लोकेशन को हमने कहा 1 बिट, राइट। और एक लोकेशन हम कह सकते हैं, एक लोकेशन को हम 1 बिट कहते हैं। अब अगर 4 बिट हो हमारे पास, 4 बिट का ग्रुप हो, तो हम उसे कहते हैं 1 निबल। ठीक है, और अगर हमारे पास 8 बिट का कलेक्शन हो तो हम उसे क्या कहते हैं, 1 बाइट। समझ में आ गई बात। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 बाइट में 2 निबल्स होते हैं। अब यहां तक समझने के बाद ये समझो आप कि कोई भी मेमोरी का जो साइज होता है वो हमेशा बाइट्स में नापा जाता है। क्यों बाइट्स में नापा जाता है, कि भले ही सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मेमोरी का बिट है, लेकिन एक बिट को कभी भी कंप्यूटर या कोई भी डिवाइस एक्सेस नहीं करती, 1 बिट को एक्सेस नहीं करती, ना तो 4 बिट के कलेक्शन यानी कि निबल को एक्सेस करती है। कोई भी डिवाइस हमेशा एक्सेस करती है तो 8 बिट्स के कलेक्शन को, यानी कि वो बाइट्स में ही डेटा लेगी और डेटा देगी। बात समझ में आ रहे हैं आप। एक बिट का डेटा कभी कॉपी या कभी कट पेस्ट ये सब नहीं होता, कभी ट्रांसफर नहीं होता। और एक निबल का भी डेटा कभी डाटा ट्रांसफर में नहीं यूज होता, या एक्सेस में जब कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है तो एक बिट या एक निबल पे काम नहीं करता, वो हमेशा एक बाइट पर काम करता है। यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट एक्सेसिबल जो साइज है मेमोरी का वो है बाइट। सबसे स्मॉलेस्ट एक्सेसिबल का मतलब होता है जिसको एक्सेस किया जा सके, जिसको रीड राइट किया जा सके। ये जो साइज है वो सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, बाइट। लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मेमोरी का क्या है, बिट। क्लियर हो गई बात, आपको बात समझ में आएगी। देखो फिर से सुनो, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मेमोरी की है बिट, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट यानी कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी विच कैन बी एक्सेस्ड, which is accessible by a computer is byte, 1 byte। तो आप हमेशा मेमोरी के साइजेस बाइट्स में देखेंगे, बिट्स में नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं।
तो हम ये जान गए हैं कि एक बाइट, हम अब बाइट से शुरू करते हैं, एक बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। क्लियर हो गई बात? एक बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, ठीक है। अब इससे हम थोड़े बड़े साइज में चलते हैं। तो अच्छा, हम इससे आगे कुछ देखें उससे पहले आप एक चीज समझ लो कि चूंकि कंप्यूटर हमेशा 0 या 1 पे ही काम करता है, उसके बाद दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो 0 या तो 1। किसी भी मेमोरी लोकेशन में अगर स्टोर होगा तो या तो 0 या 1, यानी कि ऑप्शन उसके पास कुल मिला के दो ही हैं। तो हमेशा जो चीजें साइज आप देखोगे कंप्यूटर के मामले में, जितने भी साइजेस होंगी वो दो के ही रेंज में चलती है, दो के पावर के रेंज में चलती है। जैसे 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, 2 का पावर 1 भी, ऑफकोर्स 2 का पावर 0 भी, और 2 का पावर 6, ऐसे ही 2 के पावर में ही चलेंगे। मतलब आपको कोई चीज मिलेगी 2 का पावर 0 मतलब 1, 2 का पावर 1 मतलब 2, उसके बाद 4, उसके 2 का पावर 3 8, फिर 16, उसके बाद 32, 64, ऐसे ही रेंज में मिलेगी आपको। कभी भी कुछ ऐसा नहीं मिलेगा कि 5 या 9 या 10, ऐसा नहीं मिलेगा। हमेशा 2 के पावर के ही यूनिट्स या चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है, समझ में आ गई? अब एक चीज गौर करना आप कि जब हम माप तोल करते हैं, हम अपने रियल लाइफ में माप तोल करते हैं, तो हमने देखा है अक्सर कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, ऐसा देखा है ना हमने, है ना। लेकिन कंप्यूटर के मामले में 1000 कुछ नहीं होता, क्योंकि 1000 हम कभी भी 2 के पावर में नहीं आएगा। 1000 2 के पावर में 1000 के सबसे करीब जो आता है वो आता है 2 का पावर 10, यानी कि 1024, है ना। समझ में आई बात? तो कंप्यूटर में जब भी आप किलोग्राम की बात करेंगे, मतलब ऐसे जो हम नॉर्मल मापतोल में किलो, है ना, किलो और मिली ऐसे जो बात करते हैं, वो हमेशा इसमें किस में चलेगा? 1000 ना चल के 1024 चलेगा। क्यों? क्योंकि 1000 अगर हम इसलिए नहीं लेते हैं कंप्यूटर के मामले में, क्योंकि 1000 में 2 का पावर कहीं आता नहीं, मतलब 1000 2 का पावर नहीं है। 2 का पावर 10 जो 1000 के सबसे करीब है वो 1024, तो हम हमेशा 1024 की बात करेंगे, ठीक है। अभी आप देखोगे कि कहाँ 1024 की बात करेंगे, अभी आपको समझ में आएगा। देखो, हम जानते हैं कि एक बाइट इक्वल टू होता है 8 बिट्स, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम थोड़े बड़े यूनिट में चलते हैं। अब आती है अगला मापा को, जैसे ग्राम के बाद क्या होता है? किलोग्राम। तो अब होता है 1 केबी, जिसको हम कहते हैं 1 किलो बाइट। किलो, KILOBYTE, किलो बाइट। 1 किलो बाइट बराबर क्या होता है? देखो ध्यान से समझना, 2 का पावर 10 बाइट्स, ठीक है। मतलब 2 का पावर 10 अभी हम जानते हैं क्या होता है? 1024 बाइट्स, ऐसे कह सकते हैं। ये याद रखना आप, इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब हम इससे भी बड़े केबी से भी आगे जाते हैं, तो होता है 1 MB, मतलब मेगाबाइट्स। मेगाबाइट्स, आप बोलोगे कि यहां पर स्मॉल बी लिखा आपने, यहां पर मेगाबाइट्स के साथ ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन जब शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो बी कैपिटल ही होगा, ठीक है। इक्वल टू क्या होगा ये? 2 का पावर 10 KB, 2 का पावर 10 KB, यानी कि अब KB खुद भी 2 का पावर 10 बाइट्स है, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 10 इंटू 2 का पावर 10। अब KB को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 10 बाइट्स, है ना। तो कुल मिला के हो जाता है 2 का पावर 10 प्लस 10, 20 बाइट्स। समझ में आ रही बात? तो 1 मेगाबाइट बराबर 2 का पावर 20 बाइट्स। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद मेगाबाइट के बाद आता है 1 GB, 1 गीगाबाइट्स, गीगा, GIGA, गीगाबाइट्स, ठीक है। गीगाबाइट्स क्या होता है? गीगाबाइट्स इक्वल टू होता है 2 का पावर 10 MB, यानी कि 2 का पावर 10 इंटू 2 का पावर 20 बाइट्स। अब इसमें फिर से ये मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाते हैं, तो हो जाएगा 2 का पावर 30 बाइट्स, यानी कि 2 का पावर 30 बाइट, मतलब 1 गीगाबाइट। 1 गीगाबाइट में 2 का पावर 30 बाइट्स होते हैं। गीगाबाइट के बाद जो अगला यूनिट है वो है TB, 1 TB। तो 1 TB को कहते हैं टेराबाइट, टेराबाइट्स। ये होता है 2 का पावर 10 GB, 2 का पावर 10 GB, यानी कि 2 का पावर 10 तो यह है इंटू GB में कितने? 2 का पावर 30 बाइट्स हैं, तो 2 का पावर 30 बाइट्स हम यहाँ लिख सकते हैं। ये फिर जुड़कर हो जाएगा 2 का पावर 40 बाइट्स, ये होता है 1 TB। मैंने ऊपर की चीजें मिटा दी हैं। TB के बाद आता है PB, पेटाबाइट्स। PB को कहते हैं पेटा, PETA, पेटा बाइट्स, ठीक है। 1 पेटाबाइट्स इक्वल टू 2 का पावर 10 टेराबाइट्स, TB। अब टेराबाइट्स आपको मालूम है 2 का पावर 10 इंटू 1 टेराबाइट में 2 का पावर 40 बाइट्स होता है, तो कुल मिला के हो जाएगा 2 का पावर 50 बाइट्स, यानी कि 1 PB, 1 पेटाबाइट्स इक्वल टू 2 के पावर 50 बाइट्स। उसी तरह पेटाबाइट के बाद होता है
EB एक्साबाइट, एक्साबाइट या एक्साबाइट प्रोनाउंसिएशन आप कर सकते हैं, 2 का पावर 10 जैसा आपको अच्छा लगे। 2 का पावर 10 ये होता है PB, यानी कि फिर से वही मैथमेटिक्स लगाओगे तो आपको पता है 2 का पावर 60 बाइट्स हो जाएगा ये। और EB के बाद होता है 1 ज़ेटाबाइट, ZB, इससे कहते हैं ज़ेटाबाइट, ज़ेटाबाइट। तो ये होता है 2 का पावर 10 EB, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 का पावर 70 बाइट्स। और फिर एक और है, सॉरी ये 2 नहीं है, ये 1 है ना, 1 ज़ेटाबाइट। और ZB यानी कि ज़ेटाबाइट्स के बाद होता है 1 YB, योट्टाबाइट्स, योट्टाबाइट्स, ठीक है। इससे कहते ये होता है 2 का पावर 10 ZB यानी कि 2 का पावर 80 बाइट्स, है ना। तो अभी तक यहाँ तक इस साइज तक की मेमोरी साइजेस हैं हमारे पास और हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको एक शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं। मेमोरी साइजेस को आपको सबसे पहले मिलेगा बाइट, उसके बाद क्या मिलेगा KB, उसके बाद क्या मिलेगा MB, उसके बाद क्या मिलेगा GB, उसके बाद क्या मिलेगा TB, उसके बाद क्या मिलेगा PB, उसके बाद क्या मिलेगा EB, उसके बाद क्या मिलेगा ZB, उसके बाद क्या मिलेगा YB, ठीक है। अब आप खुद से लिख कर एक बार देखना कि आप लिख पा रहे हो फिर से, क्या कितने बाइट्स होंगे इसमें, ठीक है। ये आप प्रयास करिएगा लिखने का, ठीक। तो अब आपको समझ में आ गया कि मेमोरी होती कैसे है और क्या इसके साइजेस हैं, कितने तरह की होती हैं। आई होप कि आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और अब आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो रही होगी कि जब मैं रैम बनाता हूँ तो मैं इस तरीके से बनाता हूँ कि ऐसे रैम में लोकेशन, एक्चुअली में रैम में ऐसे लोकेशंस होते हैं, हर रो में 8-8 का ग्रुप्स होता है, मतलब एक एक बाइट का ग्रुप है। आप मान सकते हैं कि एक एक बाइट ऐसे इसमें एक एक बाइट के लोकेशन सजे हुए हैं। ये एक लोकेशन मतलब एक बाइट, क्योंकि हम बिट्स को या निबल्स को एक्सेस नहीं कर सकते। मिनिमम मेमोरी का जो यूनिट है जो हम एक्सेस कर सकते हैं वो है बाइट्स। तो 8 स्पेस तो होना ही चाहिए, 8 लोकेशन तो होना। अब एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं कि हमने CD की बात की थी, याद है आपको, कॉम्पैक्ट डिस्क की। मैंने बोला था कि मैं इसकी साइज आपको बताऊंगा। तो CD का जो नॉर्मल साइज होता है वो होता है 700 MB, ठीक है, 700 MB। और DVD का जो साइज होता है वो होता है 4.7 GB, ये स्टैंडर्ड DVD का साइज होता है, ठीक है। और आजकल ब्लू रे डिस्क आने लगे हैं, ब्लू रे डिस्क, ये भी एक टाइप के मेमोरी डिवाइसेस हैं DVD जैसे। इनका 11.4 के आसपास इस तरीके का कुछ मेमोरी साइज होता है। तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम नंबर सिस्टम्स की बात करेंगे जो बहुत ज़रूरी है हमारे आगे आने वाले टॉपिक्स के लिए। तो आज के लिए इतना ही। चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।